हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज द लास्ट ऑफ अस का फर्स्ट एपिसोड व्हेन यू आर लॉस्ट इन द डार्कनेस एक्सप्लेन करेंगे, जो कि 2013 में सेम नाम से आई एक गेम से इंस्पायर्ड है। ये एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक सीरीज है जहां पूरी दुनिया में कॉर्डिसेप्स नाम के एक फंगल इन्फेक्शन के कारण ग्लोबल पैंडेमिक फैला हुआ है और ये इन्फेक्शन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो इन्फेक्टेड लोगों को ज़ॉम्बी लाइक क्रिएचर्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले इस सीरीज के सभी एपिसोड्स को आप ठीक तरह से समझ सके। कहानी की शुरुआत में 1968 का एक टेलीविजन टॉक शो दिखाया जाता है जहां दो साइंटिस्ट ग्लोबल पैंडेमिक के होने के चांसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी उनमें से एक साइंटिस्ट डॉक्टर स्कॉन हेस्ट इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस से ह्यूमैनिटी पर होने वाले रिस्क के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट डॉक्टर नेवमैन का मानना था कि दुनिया को वायरस से ज्यादा खतरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से था। वो बताते हैं कि ह्यूमैनिटी और वायरस की जंग हमेशा से चलती आ रही है, जिसमें आखिरकार ह्यूमैनिटी की ही जीत हुई है, क्योंकि समय के साथ साथ हम ह्यूमंस उन वायरस से टैकल करने के लिए कोई ना कोई वैक्सीन इन्वेंट कर ही लेते हैं। लेकिन फंगस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में ऐसा नहीं था। वायरस लोगों को कुछ समय के लिए बीमार करता है, कुछ लोगों को मार भी देता है, पर कुछ फंगस अपने होस्ट को मारते नहीं बल्कि उनके ब्रेन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कॉर्डिसेप्स नाम का एक फंगस है जो एंट्स और स्पाइडर जैसे इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करता है। वो फंगस आंट के सर्कुलर सिस्टम से ट्रेवल होकर उनके ब्रेन तक पहुंच जाता है और उन्हें कंट्रोल करने लगता है। उन फंगस को सरवाइव करने के लिए फूड की जरूरत होती है, जो ना मिलने पर वो अपने होस्ट की ही बॉडी पर फीड करने लगते हैं और अपनी होस्ट की स्किन को अपनी स्किन से रिप्लेस कर देते हैं। और ऐसे फंगस अपने होस्ट को मरने नहीं देते बल्कि उनकी बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाकर उन्हें जिंदा रखते हैं। पर डॉक्टर स्कॉन हेस्ट डॉक्टर नेवमैन की बातों से डिसएग्री होते हैं, क्योंकि फंगस इंसेक्ट्स को तो इन्फेक्ट कर सकता है पर ह्यूमन को नहीं, जिसका मेन रीजन ये है कि ह्यूमन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर में सरवाइव कर ही नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर नेवमैन इस बात से परेशान थे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो किसी भी फंगस का उस एटमॉस्फेयर में इवॉल्व होने के चांसेस भी ज्यादा थे। और अगर ऐसा हो गया तो उस फंगस को ज्यादा देर नहीं लगेगी किसी भी ह्यूमन को इन्फेक्ट करके उनके ब्रेन्स को कंट्रोल करने के लिए, जिसका ह्यूमन के पास ना कोई ट्रीटमेंट होगा, ना कोई प्रिवेंशन और ना ही कोई क्योर। अब कहानी 35 साल बाद 2003 में दिखाई जाती है, जहां सेरा नाम की एक बच्ची अपने डैड जोल के साथ ऑस्टिन शहर में रहती थी। जोल अपने भाई टॉमी के साथ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और कुछ हद तक अपनी लाइफ से खुश भी था। खैर, आज जोल का बर्थडे था, जिस वजह से सेरा उसे विश करती है और काम से वापस लौटते वक्त उसे केक लेके आने को कहती है। पर तभी रेडियो पर इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में चल रहे कुछ पब्लिक डिस्टर्बेंसेस की न्यूज सुनाई जाती है, जिसे ये लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर हमेशा की तरह टॉमी कार पर जाते वक्त जोल को पिक करने आता है और सेरा भी उनके साथ अपने स्कूल के लिए निकलने लगती है। जाते वक्त उनके नेबर मिस्टर एडलर सेरा को काफी दिनों से उनके घर ना आने के लिए पूछने लगते हैं, जिस वजह से जोल सेरा को स्कूल के बाद उनके घर विजिट करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। स्कूल से लौटते वक्त सेरा एक वॉच शॉप में चली जाती है और अपने डैड की रिस्ट वॉच रिपेयर करवा लेती है। पर तभी शॉप के बाहर से काफी सारे मिलिट्री व्हीकल पास होने लगते हैं, जिसे देखकर शॉप ओनर की वाइफ सेरा को तुरंत अपने घर पहुँचने को कहती है और अपनी शॉप क्लोज कर देती है। फिर सेरा एडलर फैमिली के घर विजिट करके मिसेस एडलर के किचन काम में हेल्प करने लगती है। पर तभी अचानक से मिस्टर एडलर की माँ को कुछ सेकंड के लिए अजीब तरह के दौरे पड़ने लगते हैं, जिसे उन दोनों में से कोई नोटिस नहीं कर पाता। कुछ देर बाद सेरा अपने घर लौटने के लिए निकलने लगती है और मिस्टर एडलर के पेट डॉग मर्सी को देखकर कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो एडलर की माँ को कुछ अजीब तरह से देखकर गुर्रा रहा था। लेकिन सेरा उसे इग्नोर कर देती है और अपने घर चली जाती है। खैर, रात को जोल देर से तो लौटता ही है, पर केक लाना भी भूल जाता है, जिसके बाद सेरा उसे वही रिपेयर की हुई रिस्ट वॉच एज अ बर्थडे गिफ्ट देती है और टीवी देखते देखते सो जाती है। पर तभी जोल को उसके भाई टॉमी का कॉल आता है
और कहता है कि उसका बार में किसी के साथ झगड़ा होने की वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। इसलिए जोल बिना सेरा को बताए टॉमी की बेल करवाने के लिए चला जाता है। अब कुछ देर बाद सेरा किसी आवाज से जाग जाती है और नोटिस करती है कि वो आवाज पुलिस के सायरन्स और आसमान में उड़ रहे चॉपर्स की थी। वो तुरंत टीवी ऑन करके देखती है कि सभी चैनल्स बंद थे और उसमें गवर्नमेंट ने एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया था कि बाहर इमरजेंसी सिचुएशन होने की वजह से सभी अपने घर में ही रहें। सेरा नोटिस करती है कि उसके डैड वहाँ नहीं थे और मिस्टर एडलर का पेट मर्सी उसके घर के बाहर आकर जोर जोर से भौंक रहा था। वो मर्सी को मिस्टर एडलर के घर लेकर जाने की कोशिश करती है, पर मर्सी वहाँ जाने से घबराने लगता है और सेरा के हाथ से छूटकर भाग जाता है। तभी सेरा देखती है कि एडलर फैमिली का डोर ओपन था, इसलिए वो अंदर चली जाती है और देखकर शॉक हो जाती है कि मिस्टर एडलर बहुत बुरी हालत में घायल पड़े थे। अब इसके पहले कि वो उनकी हेल्प कर सके, उसकी नजर एडलर की माँ पर पड़ती है, जो मिसेस एडलर पर फीड कर रही थी। दरअसल एपिसोड के स्टार्ट में डॉक्टर नेवमैन ने जिस कॉर्डिसेप्स फंगस के बारे में वार्न किया था, उसकी शुरुआत हो चुकी थी और एडलर की माँ अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। एडलर की माँ उसे देख लेती है और सेरा तुरंत वहाँ से भागकर बाहर चली आती है, जहाँ जोल और टॉमी भी आ चुके थे। एडलर की माँ बाहर आकर उन पर अटैक करने जाती है, पर जोल एक टूल की मदद से उसे मार देता है और सेरा टॉमी के साथ वहाँ से जाने लगती है। और रास्ते में सेरा नोटिस करती है कि मिस्टर और मिसेस एडलर भी अब एडलर की माँ की तरह बन चुके थे और उन पर अटैक करने आ रहे थे। जोल उसे बताता है कि सिर्फ एडलर फैमिली ही नहीं, बल्कि सिटी में कई लोग उनके जैसे बन चुके हैं और लोगों का मानना है कि ये किसी तरह का वायरस या पैरासाइट की वजह से हो रहा है। आगे जोल नोटिस करता है कि हाईवे पूरा जाम था और सभी लोग सिटी से बाहर जाना चाहते थे, इसलिए वो फील्ड से शॉर्टकट लेता है और एक टाउन में आ जाता है जहाँ लोगों की भगदड़ मची थी। वहाँ कई लोग ऑलरेडी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके थे और लोगों पर अटैक कर रहे थे। और तभी अचानक से वहाँ एक प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसके फोर्स से जोल की कार पलट जाती है। लकीली उन तीनों को कुछ नहीं होता, पर सेरा के पैर में इंजरी होने से उससे चला नहीं जा सकता था, इसलिए जोल उसे उठाकर रिवर की ओर भागने लगता है और टॉमी उन ज़ॉम्बीज से लड़ने के चक्कर में उनसे अलग हो जाता है। लेकिन रास्ते में जोल को एक ज़ॉम्बी देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वो किसी तरह बचकर रिवर की ओर भागता है, जहाँ एक सोल्जर उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है। जोल उसे बताता है कि वो और उसकी बेटी दोनों सिक नहीं हैं, बस सेरा के पैर में इंजरी हुई है। जिसके बाद वो सोल्जर अपने सीनियर से कांटेक्ट करता है और ऑर्डर्स मिलने पर जोल की ओर फायरिंग करने लगता है। जोल उससे बचने की कोशिश में गिर जाता है और तभी टॉमी वहां आकर उस सोल्जर को शूट कर देता है। लेकिन तभी दोनों नोटिस करते हैं कि उस सोल्जर की फायरिंग से सेरा को एक बुलेट लग चुकी थी और कुछ ही देर बाद वो जोल के सामने अपना दम तोड़ देती है। अब कहानी 20 साल बाद दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि उस फंगस आउटब्रेक की वजह से दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। हर रोज लोग इतने मरने लगे थे कि उनकी डेड बॉडीज को एक साथ बल्क में जलाया जाता और सर्वाइवर्स खुद को सेफ रखने के लिए क्वारंटाइन जोन में रहने लगे थे, जिसे फेडरा नाम की एक मिलिट्री यूनिट कंट्रोल किया करती। यानी फेडरा के परमिशन के बिना क्वारंटाइन जोन में एंट्री और एग्जिट करना अलाउड नहीं था और उनके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि जो कोई भी उनके रूल्स को ब्रेक करते उन्हें तभी के तभी फांसी देकर या शूट करके मार दिया जाता। फेडरा का वहाँ इतना ज्यादा कंट्रोल था कि कई लोग उनके डिक्टेटरशिप से तंग आकर उनसे आजादी पाना चाहते थे, जिस कारण कुछ लोगों ने मिलकर फेडरा से फाइटिंग करने के लिए अपना अलग से एक रिबेलियन ग्रुप बनाया था, जिसका नाम था फायरफ्लाइज। खैर, अब हमें बॉस्टन शहर दिखाया जाता है, जहाँ एक बच्चा जो काफी वीक लग रहा था वो क्वारंटाइन जोन की ओर बढ़ने लगता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर फेडरा के ऑफिसर्स उसे अंदर लेके जाते हैं और होश में लेके आते हैं। वो बच्चा इतना डरा हुआ था कि वो किसी से बात भी नहीं कर रहा था। टेस्ट करने पर वो बच्चा पॉजिटिव डिटेक्ट होता है और पता चलता है कि वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड था, जिसके बाद वो ऑफिसर उसे एक इंजेक्शन देते हैं और एक पीसफुल मौत सुला देते हैं। अब अगले सीन में हमें जोल को दिखाया जाता है, जो फेडरा के लिए रास्ते की सफाई और गटर साफ करने का काम करता था, जिसके बदले में उन्हें पैसे नहीं बल्कि कूपन टाइप के कार्ड्स मिलते थे, जिसे वो लोग हर जगह यूज कर सकते थे। साथ ही वो अपनी गर्लफ्रेंड टेसा के साथ ड्रग्स स्मगलिंग का भी काम करता। जोल का भाई टॉमी उससे दूर वॉर्मिंग नाम के शहर में रहता था
और रेगुलरली फोन के थ्रू उससे कांटेक्ट में था। लेकिन पिछले 3 हफ्तों से टॉमी की कोई खबर नहीं थी, जिसकी वजह से जोल परेशान हो चुका था और उससे मिलना चाहता था। बट वार्मिंग उनके शहर से काफी दूर था, जहां जाने के लिए उसने ट्रक का तो इंतजाम कर दिया था, पर उसमें बैटरी नहीं थी। खैर, एक दिन जोल फेडरा के एक ऑफिसर से जाकर मिलता है, जिससे उसने ट्रक का अरेंजमेंट किया था। वो ऑफिसर दरअसल ट्रक के बदले में जोल से ड्रग चाहता था। ड्रग्स मिलने के बाद वो जोल को कुछ दिन और वेट करने को कहता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही फेडरा के कुछ ऑफिसर्स फायर फ्लाइज के अटैक से मारे गए थे, जिसकी वजह से फेडरा ने रात की पेट्रोलिंग और भी स्ट्रिक्ट कर दी थी। अगले सीन में जोल वहाँ के रेडियो स्टेशन चला जाता है और वहाँ काम कर रहे आदमी से टॉमी की खबर पूछने लगता है। दरअसल वहाँ किसी के पास फोन और मोबाइल्स नहीं होने की वजह से सभी लोग यहीं से अपने रिलेटिव से बात किया करते, पर उस आदमी से टॉमी की कोई खबर ना मिलने पर जोल वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें टेसा को दिखाया जाता है, जो रॉबर्ट नाम के एक डीलर से मिलने गई थी। दरअसल रॉबर्ट जोल को ट्रक की बैटरी प्रोवाइड करने वाला था, बट टेसा को पता चला कि रॉबर्ट ने वो बैटरी किसी और कस्टमर को बेच दी और जोल से मिले हुए पैसे भी खर्च कर दिए। टेसा रॉबर्ट से मिलने की जिद करने लगती है, पर रॉबर्ट के लोग टेसा को अलाउ नहीं करते और उसकी पिटाई करते हैं। लेकिन उसी वक्त फेडरा की टीम वहाँ एक ब्लास्ट कर देती है, क्योंकि उन्हें वहाँ फायर फ्लाइज के होने की खबर मिली थी। अब रॉबर्ट और उसके लोग तो भाग जाते हैं, पर टेसा पकड़ी जाती है और उन्हें कन्विंस करने लगती है कि वो फायर फ्लाइज की मेंबर नहीं थी। फिर एक दिन के इंट्रोगेशन के बाद फेडरा उसे रिलीज कर देते हैं और टेसा घर आकर जोल को सारी बात बता देती है। बैटरी हाथ से जाने की वजह से जोल परेशान होने लगा था, क्योंकि उसके बिना वो लोग टॉमी तक नहीं पहुंच सकते थे। अब हमें रिबेलियन ग्रुप फायर फ्लाइज की लोकेशन दिखाई जाती है, जिनके कब्जे में एली नाम की एक बच्ची थी। एली दरअसल फेडरा के मिलिट्री स्कूल में पढ़ती थी और कुछ ही दिन पहले वहाँ से भागकर फायर फ्लाइज द्वारा पकड़ी गई थी। कुछ देर बाद वहाँ फायर फ्लाइज ग्रुप की लीडर मार्लिन को दिखाया जाता है, जो अपने ग्रुप मेंबर किम से कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द एली को दूसरे लोकेशन में शिफ्ट करना होगा। पर किम अभी भी श्योर नहीं थी कि एली कौन है और क्यों उसे मार्लिन ने बंदी बनाकर रखा था। फिर मार्लिन एली से जाकर मिलती है और रिवील करती है कि बचपन में उसी ने उसे फेडरा मिलिट्री स्कूल में भेजा था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ वही एक जगह थी जहां वो सेफ रह सकती थी। मार्लिन उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी और उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगी। वहाँ दूसरी ओर जोल और टेसा एक खबरी से जाकर मिलते हैं और पता लगाते हैं कि रॉबर्ट उस बैटरी की डिलीवरी देने के लिए एक रेड बिल्डिंग में जाने वाला था। जिसके बाद जोल और टेसा रॉबर्ट से वो बैटरी हथियाने के लिए उस बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं और एक टनल का रास्ता अपनाते हैं। पर रास्ते में उन्हें एक फंगस इन्फेक्टेड इंसान की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो बहुत ही बुरी तरह से सड़ चुकी थी। दरअसल एपिसोड के स्टार्ट में डॉक्टर नेवमैन ने बताया था कि जब उन फंगस को इनफ खाना नहीं मिल पाता तो वो फंगस अपने होस्ट की बॉडी पर ही फीड करने लगता है। खैर, अब जोल और टेसा उस बिल्डिंग में पहुंचकर रॉबर्ट को ढूंढने लगते हैं और देखकर शॉक हो जाते हैं कि रॉबर्ट और उसके लोगों को किसी ने मार दिया था और वहाँ पर वो बैटरी भी थी जिसकी रॉबर्ट डिलीवरी देने वाला था, पर वो बैटरी डैमेज कंडीशन में थी और किसी काम की नहीं थी। तभी जोल वहाँ मर्लिन को नोटिस करता है, जो रॉबर्ट के लोगों की फायरिंग में घायल हो चुकी थी। दरअसल रॉबर्ट जिस कस्टमर को वो बैटरी देने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि मार्लिन थी। पर जब वो मार्लिन को बैटरी देने के लिए यहाँ आया तो मार्लिन को पता चला कि वो बैटरी डैमेज थी, जिस कारण मार्लिन और रॉबर्ट के ग्रुप में फायरिंग हो गई और दोनों ग्रुप के सभी लोग मारे गए। अब जोल और मार्लिन की बातों से पता चलता है कि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। जोल के पूछने पर मार्लिन उसे बताती है कि उनकी टीम बॉस्टन शहर को छोड़कर ओल्ड स्टेट हाउस जाना चाहते थे, जहां उनकी एक टीम उनका इंतजार कर रही है। पर क्योंकि अब मार्लिन इंजर्ड हो चुकी थी और उनके पास कोई बैटरी भी नहीं थी, उनका यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं था। इसलिए वो जोल से रिक्वेस्ट करती है कि वो एली को ओल्ड स्टेट हाउस उनकी टीम तक पहुँचा दे और उसके बदले में वो अपनी टीम से कहकर उनके लिए बैटरी के साथ साथ ट्रक, गन्स और बाकी जरूरी सप्लाईज भी अरेंज करवा देगी। जोल और टेसा इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एली को अपने अपार्टमेंट में ले जाकर अंधेरा होने का वेट करने लगते हैं। तभी एली वहाँ एक बुक नोटिस करती है जिसमें एक नोट पर कुछ कोड्स लिखे हुए थे। दरअसल वो कोड रेडियो पर चल रहे म्यूजिक के जरिए ड्रग्स डीलर के बीच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का सोर्स था, जिसमें अगर रेडियो पर 60s का म्यूजिक बज रहा हो तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई नया स्टफ नहीं आया।
अगर 70s का म्यूजिक बज रहा हो तो मतलब उनके पास नया स्टफ अवेलेबल है, और अगर 80s का म्यूजिक बज रहा हो तो इसका मतलब है कि बाहर खतरा है। खैर, अब रात होने पर जोल और टेसा एली को लेकर जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ वही ऑफिसर जो जोल के लिए ट्रक अरेंज करने वाला था वो उन्हें देख लेता है। अब क्योंकि जोल की उसके साथ अच्छी पहचान थी तो वो ऑफिसर को कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर ऑफिसर उसे इग्नोर करके प्रोटोकॉल के मुताबिक उन तीनों को स्कैन करने लगता है और उन्हें अरेस्ट करने की बात करता है, जिसे सुनकर एली घबरा जाती है और अपने नाइफ से उसके पैर पर अटैक करती है। पर वो ऑफिसर तुरंत अलर्ट होकर एली को गन पॉइंट पर रखता है और उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी जोल बीच में आकर उसे रोक लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, बट वो ऑफिसर उसकी एक नहीं सुनता और जोल को वार्न करने लगता है। और तभी जोल को अपनी बेटी सेरा के डेथ का इंसिडेंट याद आता है, जिससे गुस्सा होकर वो उस ऑफिसर को मार देता है। बट उसी वक्त टेसा उस ऑफिसर के स्कैनिंग डिवाइस पर रेड लाइट नोटिस करती है और पता लगता है कि एली पॉजिटिव थी। एली उन्हें समझाती है कि वो सिक नहीं है और अपने हाथ पर रहे घाव का निशान दिखाती है, जो 3 हफ्ते पहले का होकर अब हील हो चुका था। जोल और टेसा उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि कॉर्डिसेप्स फंगस एक दिन के अंदर ही अपने होस्ट को कंट्रोल करना स्टार्ट करता था। खैर, फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जोल उस ऑफिसर की गन भी उठा लेता है। और आखिरी सीन में हमें जोल का अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ उनके रेडियो पर 80s का म्यूजिक बज रहा था, जो कि सिग्नल था कि बाहर खतरा है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।